नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ जो होते हैं उन्हें मदऊ करते हैं, जिनका खेल से ताल्लुक़ होता है या फिर सियासी शोबे से ताल्लुक़ होता है या फिर इस्लामिक स्कॉलर्स भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक आज के मेहमान का सवाल है, आप यकीन मानिए कि आप चौंक जाएंगे और आप को एक एहसास मसरत होगा कि हम एक अहम शख्सियत से मिल रहे हैं या अहम शख्सियत को कुछ बोलते सुन रहे हैं। मेरी मुराद आपको बता दूं कि खास तौर पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है यानी बीसीसीआई, उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि एक गरीब बोर्ड है और यहाँ इसके पास पैसे नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि 1983 यानी 1983 वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल करने वाली जो टीम थी उसके विकेट कीपर थे सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी, अलमारूफ सैयद किरमानी। बेंगलुरु में वो रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि उनकी जो जड़ें हैं वो हैदराबाद में पेवस्त हैं और उनकी जो स्कूलिंग हुई थी, इब्तदाई जो तालीम हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी। तो बहरहाल आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सैयद किरमानी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है, खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं जाहिद अली ख़ान और आमिर अली ख़ान जो हाल में एमएलसी का खिताब हासिल किए हैं, इन दोनों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं जो मेरे को सियासत टीवी पे जो मदहो किए हैं, और जो नाजरीन जो देख रहे हैं उनको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम और खैर मकदम। जो नए साल की जो शुरुआत हुई है इसमें आपको मेरी मुबारकबाद हो और अल्लाह ताला से यही इल्तिजा और दुआ रहेगी कि आप सब सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये नया साल गुजारें और कई साल जो आने वाले हैं उसको भी आप लोग सही तरीक़े से इस्तेमाल करें। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि इस शाइस्तगी से उन्होंने बताया और आपका हमारे खैर मकदम का ये उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आपको एक बताना बहुत ज़रूरी है कि 24 जनवरी 1976 यानी जनवरी 24 1976 उन्होंने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और आपको ये बता दूँ सिर्फ अब 11 दिन बाकी रह गए हैं उनके उस एनिवर्सरी के लिए, और तो अब बहुत खुशी की बात है कि वो हो सकता है कि हैदराबाद में ही वो खुशियाँ मनाएंगे। तो बहरहाल हम हैदराबाद की जब बात करते हैं तो सैयद किरमानी साहब से ये सवाल करेंगे कि इब्तिदाई तालीम के बारे में कहा जाता है कि आपकी हैदराबाद में हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरी याददाश्त ठीक होनी चाहिए। जी जी। क्योंकि ये मेरा बचपना था जो जी जी। मेरी पैदाइश मद्रास में हुई। अच्छा, मद्रास में। उसके बाद जी जी। सारे के सारे वालिद साहब हैदराबाद निज़ाम गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो। जी जी। जबकि 1956 में जब बाइफर्केशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स जो हुआ, उसमें वालिद साहब का ट्रांसफ़र बेंगलोर, उस टाइम पे मैसूर स्टेट नाम था। जी जी जी। तो मैं सेंट पॉल्स में मेरी किंडरगार्टन में शुरुआत हुई। अच्छा। 1954 की बात कर रहा हूँ मैं, 1954-55। तो हम वहाँ से ग्रेजुएशन जो हुआ हमारा सेकंड स्टैंडर्ड में था मैं, जब मैं वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ मैसूर स्टेट को, तो हम मुंतकिल हो गए 1957 में, जब मेरी उम्र 7 साल की थी। जी जी। तो वहाँ से मेरी पूरी परवरिश पूरी बेंगलोर में हुई। जी जी।
तो बस मेरे जड़ें और रूट्स जो हैं मेरे हैदराबाद के हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपने सेंट पॉल की बात की है, शायद मैं समझता हूँ कि ऑल सेंट्स हाई स्कूल से भी आपका ताल्लुक रहा है। जी जी बिल्कुल। जी, जी। सेकंड स्टैंडर्ड मैंने सेकंड स्टैंडर्ड ऑल सेंट्स में सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। जी, जी। जबकि वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ। कुछ जबकि कुछ यादें हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। उस टाइम पे उस उम्र में 6 और 7 साल की उम्र में हम वहाँ पे सैयद आबिद अली बहुत ही पॉपुलर एथलीट जी, थे ऑल जी, जी। सेंट्स के। जी, जी। फिर मैं नाम सुनता था कि जॉन ताराचंद अच्छा। उस ज़माने के बड़े बेहतरीन स्पोर्ट्समैन वहाँ से गुजरे। पीटर हसन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एट जी। द मोमेंट, जी, जी। ये सब बड़े सीनियर्स थे जो मैं इनके नाम सुनता था उस बचपने में मैं। जी, जी, जी। तो माशाल्लाह वो बहुत बड़े ओहदों पे हैं आजकल। जी, जी। और जो लुत्फ़ी हसन, हाँ जी, हाँ जी। लुत्फ़ी हसन साहब भी इस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और ही इज़ दी ऑनररी काउंसिल जनरल जी, जी, जी। ऑफ साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और गयाना के। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो जी हाँ, वो यहाँ पे मौजूद जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। जी हाँ, ये सब नाम मैंने सुनता रहा मेरे स्कूल के ज़माने जी, में। जी। फिर उसके बाद जब मुंतकिल हो गया मैं जी, जी। बेंगलोर में, पूरी परवरिश वहाँ से शुरुआत हुई मेरी जी, जी। क्रिकेट का, हर एक चीज़ का। जी हाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक किरमानी साहब का सवाल है तो आप यही चाहेंगे कि उनसे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सुने, लेकिन हम आपको यही बता दें कि अब न सिर्फ वो एक अजीम क्रिकेटर हैं बल्कि एक, अब मैं समझता हूँ कि राइटर भी बन गए हैं और उनकी जो किताब है वो मंजर आम पर आ चुकी है। वो उस किताब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूँ कि उनके क्रिकेट कैरियर का जहाँ तक सवाल है तो आपको बता दूँ कि तकरीबन 88 टेस्ट में उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, यानी 88 टेस्ट में नुमाइंदगी की। और आपको जानकर हैरत होगी कि जहाँ तक वनडे का सवाल है, वनडे इंटरनेशनल तकरीबन उन्होंने 49 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। और जहाँ तक रन्स का सवाल है, 2760 के करीब उन्होंने रन्स टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब टेस्ट की बात आती है तो एक विकेट कीपर की हैसियत से आपने 2 सेंचुरीज बनाई हैं, मुझे याद है। एक तो याद है कि 102 रन बनाए थे आपने, उसके बाद जी 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 मैं दाद देना चाहूँगा जी, आपकी जी। याददाश्त को। जी जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी जी हाँ, तो ये सब रिवाइंड हो रहा है मेरे दिमाग में जैसे जैसे आप बात करते जा रहे हैं। जी, 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 जी। तो मैं इसकी आप दाद दूंगा कि भाई आपने चुन चुन के आपने जो जी, जी। निकाले हैं जी, जी, मेरे एनेक्डोट्स इस मेरे करियर के बारे जी, में। जी। तो बस यही 102 मेरा कमबैक मैच था वो। अच्छा, हाँ। क्योंकि 79 में मेरे को जो गरम ईंट होती है ना, जी जी। जब उसको फेंक देते हैं ना, आई वॉज ड्रॉप्ड लाइक ए हॉट ब्रेक। अच्छा। 1979 जबकि सेकेंड वर्ल्ड कप और इंडियन टीम का दौरा इंग्लैंड को हो रहा था। तो बस मेरा कमबैक उसी 79 में होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। तो मेरा कमबैक वहाँ पे बहुत ही एज ए नाइट वॉचमैन मेरे को भेजा गया। अच्छा, हाँ। और बड़ी सख्त उससे चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि भाई यू आर मेकिंग ए कमबैक एंड आप जाओ टीम को बचाने के लिए एज ए नाइट अच्छा। वॉचमैन यू आर गोइंग इन। 1 घंटा वहाँ पे आपकी विकेट अगर चले गई तो आपका करियर यहीं से ख़त्म हो जाएगा। आप अंदाज़ा जी, जी, जी। लगा सकते जी, हैं जी। मेरे कमबैक पे। अच्छा। और ये कहा जा रहा है ड्रेसिंग रूम में पैड जल्दी पहनो और जाओ इंडिया को बचाओ, हाँ, हाँ। इंडियन टीम को बचाओ। नहीं जी। बचाए तो यहीं से आपका ख़त्म, आपका करियर, क्रिकेटिंग करियर ख़त्म। आप अच्छा। अंदाज़ा लगा सकते हैं जबकि मैं कमबैक कर रहा हूँ। जी जी जी। तो इस तरीक़े का चेयरमैन मेरे को ड्रेसिंग रूम में कह रहे हैं। जी 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 जी। तो वो प्रेशर, वो टेंशन आप तो महसूस कर रहे थे होगे? बिल्कुल, ये ऊपर वाले की देन है जो उन्होंने मेरे को इस तरीक़े का सिस्टम मेरे सीने में रखा है जी जी। कि नो पैनिक, नो टेंशन, नो प्रेशर, जी जी। या अली मदद बोल के आप उतरो और देखो उसकी कामयाबी। जी जी जी। बस यही मेरा अप्रोच रहा। हर चैलेंज मैंने अपनी काबिलियत पे यकीन रखा और नो गिविंग अप। जी। मैं तिरंगा, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते
रहूँगा जब भी जहाँ भी मेरा मैं उतरूँगा। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक किरमानी साहब का सवाल है, जैसा कि उन्होंने बताया और बहुत ही फ़ख्र से बताया कि वो हमेशा हिंदुस्तान का परचम बुलंद रखेंगे, यही हर हिंदुस्तान की ख्वाहिश होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि यही ख्वाहिश हर हिंदुस्तान के दिल में पनपती भी रहती है। तो बहरहाल आपको बता दें कि जैसा कि मैंने कहा कि 2759 रन उन्होंने 88 टेस्टों में बनाए हैं और 27.04 उनका जो है यानी 0.4 औसत रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, कीपर हैं। तो आप ये बताइए, बहैसियत कीपर आपको कौन सा बॉलर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था यानी कीपिंग करते वक्त? देखिए मैं जब स्कूलिंग कर रहा था 8-9 स्टैंडर्ड में बेंगलोर में सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल, आई एम ए जोसेफाइट। अच्छा, राइट, आई एम श्योर दी प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ्स अगर देख रहे हैं तो ही विल फील गुड कि जी हाँ। तो वहाँ से मेरे को अनऑफिशियली, हमारे को कोई बोलने वाला नहीं था उस ज़माने में कि भाई आप में ये गुण है, ये टैलेंट है, ये ऊपर जा सकते हैं आप खेलते हुए जो भी है। तो हमारा कोच के तारापुर लेट, अच्छा, इन्होंने मेरे को अनऑफिशियली रणजी ट्रॉफी नेट्स में लेके जाते थे एज ए स्कूल किड। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को चंद्रशेखर प्रसन्ना, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स टिल डेट, विद ड्यू रेस्पेक्ट्स टू द करंट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, जी जी, कोई भी इनके करीब नहीं आया है आज तक। जी जी, ये तजुर्बेकार विकेट कीपर ही कह सकता है जो इनकी विकेट कीपिंग जो मैं करता था एज ए स्कूल किड से। तो ये इंडिया को खेल चुके थे, दोनों वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स माने जाते थे। तो इन्होंने मेरे को विकेट कीपिंग का स्टैंडर्ड दिया है इन्होंने। जब मैं इंडिया को खेला तो बिशन सिंह बेदी, फिर वेंकट राघवन भी साथ थे। ये क्वार्टेट स्पिनर्स जाने माने सारी दुनिया के वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स माने जाते थे। जी जी। तो यहाँ से मेरी विकेट कीपिंग की शुरुआत हुई है और बस यहाँ से मैंने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का, और सबसे डिफ़िकल्ट और मुश्किल बॉलर टू कीप विकेट्स थे चंद्रशेखर। अच्छा, ही वॉज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। जब इनके जो फास्टर वन जो डालते थे ना, यहाँ पे एक हादसा सुनाना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। कि मेरे डेब्यू सीरीज 76 आपने जो याद रखा है माशाल्लाह, और 24 जनवरी, वाह क्या कह रहे आपकी याद। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था आपने। जी जी जी। तो मेरा डेब्यू सीरीज था न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज ट्विन टॉर, और विव रिचर्ड्स वाज कंसिडर्ड द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड हमारे एरा की। क्लाइव लॉयड कैप्टन, क्लाइव लॉयड, अल्विन कालीचरण, जी जी, ये सब आइकॉनिक नेम ऑफ वेस्ट इंडीज। दे वर रूलिंग क्रिकेट। 2 डिकेड्स इन्होंने क्रिकेट को रूल किया। जी जी, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बारबाडोस में हम खेल रहे थे, उस जमाने के फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आजकल के खिलाड़ियों को ये जानना भी चाहिए, गूगल कीजिए आपको सब मिल जाएगा। मैल्कम मार्शल, जी हाँ, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जॉन कार्टर, जी जी, ये फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड माने जाते थे। और ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, जी जी, लेनी पेस्को और रॉडनी हॉक, जी जी, हॉक। अब नाउ चंद्रशेखर की पहली डिलीवरी न्यू बैट्समैन के लिए फास्टर वन होती है। अच्छा, फास्टर वन होती है। इट्स बिग सरप्राइज टू एनी बैट्समैन। अच्छा, ठीक है। हर कोई सोचता है कि भाई चंद्रशेखर लेग स्पिनर है, गूगली बॉलर है, टॉप स्पिनर है। तो विव रिचर्ड्स चाहे किसी भी किस्म, किसी भी मेयार का बॉलर क्यों न हो, उनका पहले लेफ्ट वेड आगे जाता है। अच्छा, and then he goes like this। तो इनकी पहली डिलीवरी बारबाडोस टेस्ट मैच में, और वहाँ के पिचेस इतने फास्ट थे उस जमाने में, राइट। तो इनका पहला डिलीवरी जो था, विव रिचर्ड्स आते ही फेस कर रहे हैं, तो फास्टर वन हुआ और शॉर्ट पिच हुआ वो। अच्छा, जैसे ही वो सामने गए तो बाउंसर आया वो उनको, अच्छा, और उन्होंने पीछे ऐसा उनके नाक के पास से गुजरा वो, और मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया वो गेंद को।
तो उन्होंने मेरे को पीछे मुड़ के जो कहा, वाओ दैट वाज लाइक थॉमो मैन, बोले the fastest bowler in the world was Thompson along with these great fastest bowlers of the world. तो आप इमेजिन कर सकते हैं चंद्रशेखर का फास्टर वन in comparison to the fastest bowler in the world. और विव रिचर्ड्स के मुंह से निकल रहा है। बहुत बड़ी बात है, हालांकि उनके पास बहुत फास्ट बॉलर्स थे। जी जी। तो उस ज़माने में मैं यहाँ से इनसे शुरुआत हुई मेरी विकेट कीपिंग, और वो भी उस ज़माने में रणजी ट्रॉफी मैचेस 1960s की बात कर रहा हूँ, लेट 60s की, मैटिंग पे खेले जाते थे। जी जी। और चंद्रशेखर की बॉलिंग मैटिंग पे, हर डिलीवरी यहाँ पे, यहाँ पे, नो हेलमेट्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर बैट्समैन की बैटर्स की बात की जाती है तो जावेद मियांदाद को जंपिंग जावेद भी इंडिया में कहा जाता था, तो आप उनको कैसा पाया आपने ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों? जावेद मियांदाद वाज द बेस्ट यूटिलिटी प्लेयर अच्छा इन पाकिस्तान हमारे एरा के। जी जी बिल्कुल, एंड वेरी यूजफुल प्लेयर and motivating, inspiring his own teammates. अच्छा। and बहुत ही होनहार खिलाड़ी थे। जी जी जी। हर कोई मानता है उनको खेलने के ज़माने में कि कई बार इन्होंने, और द बेस्ट रनर इन बिटवीन द विकेट्स। जी हाँ, ये भी बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल। हर फील्डिंग हमारी, तो उस ज़माने में फील्डिंग एंड कमज़ोर टीम थी उस ज़माने में। जी जी जी। इंडिया की कमज़ोर मानी जाती थी, और वर्ल्ड कप में भी हम लोग कमज़ोर ही थे। जी जी। 4th वीकेस्ट टीम इन द कंपटीशन इन 1983। जी हाँ जी हाँ। प्रूडेंशियल ट्रॉफी वर्ल्ड कप 60 ओवर्स खेले जाते थे। जी हाँ जी हाँ। जी 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 जी। तो उस लिहाज से जावेद वाज ए वेरी यूजफुल प्लेयर फॉर पाकिस्तान। जी जी जी। और उन्होंने जो सर्विस दी है एज ए प्लेयर टू पाकिस्तान इज माशाल्लाह कमेंडेबल। जी जी जी। अच्छा, उसी दौर में हिंदुस्तान में कौन ऐसे बैट्समैन थे जिनको आप, अगर आपको कहा जाएगा कि 10 मार्क्स में से उनको मार्क्स दिए जाएं तो आप कितने मार्क्स देंगे? देखिए, सुनील गावस्कर, जी जी, लिटिल मास्टर एंड उन्होंने मेरे लिहाज से द बेस्ट टेक्निकली साउंड ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सुनील गावस्कर, along with him, or the most risky player alongside, जी जी, वो GR विश्वनाथ। अच्छा अच्छा। ये दोनों बैट्समैन जो थे ना, बड़ी शानदार बैटिंग, जबरदस्त बैट्समैन, हु आई कंसिडर देम द बेस्ट इन द वर्ल्ड आल्सो, along with बाहर के फॉरेन बैट्समैन भी हैं, जैसे कि जहीर अब्बास। जी हाँ जी हाँ। जहीर अब्बास द बेस्ट रिस्टी प्लेयर। जी जी। उनको कोई भी देखा ना, हाँ, हाय हाय हाय। अच्छा, क्लासिकल बैटिंग समझिए। बिल्कुल। उनके बाद आए हमारे GR विश्वनाथ। जी जी। रिस्टी प्लेयर, ऐसे जाके सामने खाली यूं चला इधर से, अच्छा, ऐसे जाके सामने यूं इधर अच्छा। पीछे, फील्डर्स को पता नहीं चलता था कि भाई किधर खेल रहा है। बहुत खूब। हाँ, जहीर अब्बास के बाद आए GR विश्वनाथ के बाद आए अजहरुद्दीन, तो सही कहा रिस्टी प्लेयर। जी जी। फिर उनको फॉलो किया VVS लक्ष्मण ने एज ए रिस्टी प्लेयर बिल्कुल। फ्रॉम हैदराबाद। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सैयद किरमानी साहब का सवाल है, 1982 ये एक साल है जिसमें उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1983 में जब हिंदुस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनता है क्रिकेट का, और उस वक्त तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, लेकिन कुदरत जिसे कामयाबी दिलाना चाहती है और दिला कर रहती है। तो बहरहाल 1983 में जब ये वर्ल्ड कप जीत कर आए तो ये कहा जा रहा था कि इसमें जहां मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव का अहम किरदार रहा, वहां पर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी के कुछ कैचेस ऐसे रहे, वो भी अहम किरदार था उनका। जी जी। जी हाँ जी हाँ। वैसे तो कई कैचेस और स्टंपिंग्स मैंने किए हैं, मगर सबसे बेहतरीन मेरा परफॉर्मेंस रहा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, 1983 वर्ल्ड कप। जी जी। सारे मैचेस में, और वहाँ पे मेरे को सबसे पहला विकेट कीपर रहा मैं। जी जी। जो हु एस्टैब्लिश्ड जी। a world record of 5 victims in a ODI match. जी जी। I was the first one.
to establish that record जी, जी। during the 1983. जी जी और वहाँ से मेरे को अक्सर बैटिंग नहीं मिलती थी, क्योंकि जी। मेरे आगे कई नोटेड प्लेयर्स थे जो ऑलराउंडर्स माने जाते थे। जी जी तो उसमें हमारा सबसे अहम मैच जो रहा है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ था। उस वक्त को जिम्बाब्वे बहुत कमज़ोर टीम समझी जाती थी, जबकि स्ट्रॉन्ग टीम जो हमारे थी साथ। वो वेस्ट इंडीज़। जी जी, वो तो है ही है। जी जी उन्होंने इनॉग्रल वर्ल्ड कप जीता, जी 1975 इनॉग्रल वर्ल्ड कप। जी जी फिर उसके बाद 1979 में इन्होंने कंप्लीटेड द वर्ल्ड कप अगेन। तो 83 में दे वर गनिंग फॉर ए हैट्रिक। जी जी तो कई टर्निंग पॉइंट्स थे हमारे इस दौरान। तो सबसे पहला मेरे लिहाज से पहला मैच टूर्नामेंट का, हम उस ग्रुप में थे जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज। जी जी ठीक है, तो हमने कोई पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक 1983 वर्ल्ड कप का सवाल है, उस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की टीम हुआ करती थी तो बहुत ही खतरनाक उसे समझा जाता था। क्लाइव लाइट जो थे वो उसके कैप्टन थे, विवियन रिचर्ड्स, होल्डिंग और माल्कम मार्शल भी उस टीम का हिस्सा थे। माल्कम मार्शल का हाल ये था कि अगर वो बॉलिंग करने आते तो जो बैटर होता या बैट्समैन होता वो घबरा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान अगर जीत रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कुदरत की मेहरबानी है। एक बात सबसे अहम है कि जब हिंदुस्तानी टीम 1983 में वर्ल्ड चैंपियन बनकर वापस होती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस वक्त की वज़ीर आज़म है उसका खुद खैर मकदम करती हैं। तो कुछ यादें उस बारे में हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। हमको यकीन भी नहीं था कि भाई हम कहीं नॉकआउट स्टेज पे पहुंचेंगे, जी जी क्योंकि हमको एकदम नीचा देखा जाता था सोशल मीडिया वालों ने। और ये सब आपको अगर आप देखे हैं 83 मूवी देखें तो इसमें पूरा अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि भाई हम कैसे वर्ल्ड चैंपियंस बने। जी जी तो यहाँ पे खैर मकदम हमारे को इंदिरा गांधी ने किया, प्राइम मिनिस्टर जी ने। और बस कई हर स्टेट के चीफ मिनिस्टरों ने अनाउंस किया जी जी कि भाई वी विल फ्री लैंड विल बी गिवन अच्छा, टू द प्लेयर्स ऑफ, इंसेंटिव्स दिए गए। हाँ जी 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 जहाँ जहाँ से वहाँ पे। जी, जी, बहरहाल, कई हमारे को जी अच्छे मौके और मधु किया गया सारे जी, जी। स्टेटों ने। जी अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि जब हम बात करते हैं अवार्ड्स की बात करते हैं, मैंने अभी हमारे नाज़रीन को बताया है कि 1982 में आपको पद्मश्री दिया गया था और आप जैसा कि ख़ास तौर पर कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उस बारे में बताइए। ये उसके साथ भी मेरे को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। जी 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 हाँ, साथ में स्टेट हाईएस्ट अवार्ड एकलव्य भी मिलता है, अच्छा क्योंकि एकलव्य और अर्जुना साथ में थे ये। जी जी राइट, तो अर्जुना को हाईएस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड बोलते जी, हैं जी। और एकलव्य को ज़रा उससे कम दिखाते जी, हैं। जी। बहरहाल ये बहुत बड़े एजाज़ात जो मिले हैं, ये ऊपर वाले की देन है। मैं ऑफ कोर्स हार्ड वर्क हैज़ बीन देयर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एंड जिसकी बदौलत ये हासिल हुआ है मेरे को। जी जी और बस बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये एजाज़ात जो मैं हासिल किया हूँ मैं। देयर जी, हैज़ जी। बीन लॉट ऑफ चैलेंजेस इन माय एंटायर लाइफ। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरों के लिए भी एक सबक होता है। जी, तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इजाज़त का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी का इंडियन क्रिकेट टीम के लिए की नुमाइंदगी करना ही बहुत बड़ा एजाज़ रहा है। तो बहरहाल हम सवाल करते हैं, कुछ पर्सनल बात भी करेंगे। आपने जो जर्सी पहनी है या जैकेट पहनी है, टग, ये आखिर है क्या? बार बार आप उसको बहुत ज़्यादा मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़ी दिलचस्पी से आप थामे हुए थे। जी हाँ, ये जो है टग, हम्म, द अल्टीमेट गेम विच इज़ क्रिकेट टू मी। अच्छा। और जी ये एकेडमी के नाम से खुली हुई है नोएडा में बाय माय सन इन लॉ अच्छा, हाँ, कुणाल खनवर। जी जी तो इन्होंने और मेरी बेटी के साथ महनाज फातिमा किरमानी, जी जी जो ये दोनों मिलके ये एकेडमी शुरू की है। अच्छा। कि मेरा दामाद जो है नोएडा में, ही एकदम ही इज अ मार्केटिंग हेड, ही इज अ फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी, अच्छा, क्रिकेट हाँ, एकेडमी जी, जो जी। चला रहे हैं वहाँ पे। जी, जी। माशाल्लाह से इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। इज गॉट अबाउट 300-400 किड्स जी, जी। वहाँ पे।
and he's running it and with an international infrastructure के साथ. अच्छा, हाँ, Yeah, he's got the international infrastructure and he's a qualified coach of level 1, level 2 जी जी from Board of Control for Cricket in India. So जी. he's a highly qualified coach also. जी. Likewise मेरा son भी है, so मेरा बेटा है सादिक हसन जी, किरमानी. जी. अब वो दोहा में है as a professional coach. He has also जी, done जी. his level 1, level 2 courses from New Zealand and Australia. तो वहाँ पे वो मुकीम है वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ. जी जी जी. तो बस ये वही एकेडमी है जो ही इज़ बीन माय मार्केटिंग हेड ऑल्सो. अच्छा. वहाँ से ऑपरेट करते हैं. जी जी. नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी जहाँ के अच्छे बैटर, एक अच्छे विकेट कीपर रहे, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छे राइटर भी बनकर उभरे हैं. और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हाल ही में उनकी एक किताब मंजर आम पर आई थी और जिसकी रस्मी इजरा यानी जो रिलीज़ हुई है वो बेंगलोर में हुई. और बेंगलोर में उस मौके पर कई अजीम खिलाड़ी जैसे कपिल देव भी वहाँ पर मौजूद थे. तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो किताब है उसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको बताएँ. जी 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 हाँ, बिल्कुल. ये मेरे को आइडिया या मेरे सवाए उम्री निकालने के लिए, माय ऑटोबायोग्राफी निकालने के लिए, जबकि मैं देखा कि मेरे खिलाड़ी, मेरे साथी उनके ऑटोबायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ निकलने लगे, तो मेरे को भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल आया कि भाई क्यों नहीं मैं भी मेरी सवाए उम्री और ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखूँ मैं. जी जी जी. कि इसका कैप्शन है मेरी किताब का स्टम्प्ड. अच्छा. स्टम्पिंग करते हैं ना विकेट कीपर्स. अच्छा. गिल्लियाँ उड़ाते हैं. जी जी. तो उसी लिहाज से इसमें दिस इज अ स्टोरी अनटोल्ड. अच्छा, बातचीत है. जी. कहाँ से शुरुआत किया हूँ मैं, कैसे शुरुआत किया हूँ मैं, कैसे कैसे मैंने खिलाड़ियों को स्टम्प किया और कैसे कैसे मेरे को स्टम्प किया गया है. यानी कि स्टम्प का मतलब ये है कि भाई जो चैलेंजेस जो मैंने फेस किए हैं तो इस किताब में मौजूद हैं. विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट हर्टिंग द फीलिंग ऑफ एनी बडी. जी जी जी. ट्रू फैक्ट्स ऑफ माई एंटायर सवाई उम्री पैदाइश से लेके अब तक जी जी. बहुत उस किताब में मौजूद है. बहुत खूब. जी जी. जी. अच्छा, एक हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ रवाना दवा है, तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे करूँगा, बिल्कुल पर्सनल सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो कर सकता हूँ. बिल्कुल. तो वो सवाल ये है कि आपने देखा कि चाहे आपके दौर की क्रिकेट हो या क्रिकेट टीम हो तो आवाम में बहुत ज़्यादा क्रेज़ पाया जाता था. ख़ासतौर पर ऐसा लगता था कि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं. और अक्सर उनके जो प्यार और मोहब्बत के जो किस्से हुआ करते थे वो मंजर आम पर आते थे, लोग बहुत शौक़ से पढ़ते थे. तो आपने देखा कि कई प्लेयर्स के किस्से मौजूद हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया? कि देखिए, हर एक की ज़िंदगी में अच्छा ऊंच नीच होना ज़रूरी है. जहाँ पे भी मेरी गुफ्तगू जिधर भी हुई है मीडिया के साथ या टीवी पे, इट हैज़ नेवर बीन कंट्रोवर्शियल. जी जी जी. बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से. दैट्स वाई जो मेरी किताब में है ट्रू फैक्ट्स है. जी जी. उसमें आप पढ़ लीजिए. और मैं कभी भी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ. जी जी. मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना ट्रांसपेरेंसी है. बहुत अच्छी बात है. हाँ, तो फिर हम बात कर रहे थे जी, कुछ ऐसा हुआ है? वैसी भी रहनी चाहिए जी जी. हर एक के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम है कि सच्चाई इज द अल्टीमेट विक्टर. बहुत खूब, बहुत खूब. जी जी. ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. जी जी. हर खिलाड़ी के लिए, इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन योर लाइफ, इफ़ यू आर सिंसियर इन योर लाइफ, यू विल बी सक्सेसफुल. क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज द विक्टर. जी जी. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस लिहाज से ऊंच नीच तो हर एक के सामने होती है. चैलेंजेस होना है, ड्रॉप आउट्स होते हैं. आप बेस्ट परफॉर्मेंस रहेंगे, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते रहेंगे, मगर फिर भी आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है. नो गिविंग अप. अपने आप की काबिलियत पे यकीन रखिए, हौसला अफजाई रखिए और ऊपर वाले पे यकीन भी रखिए साथ में कि भाई आई विल बी सक्सेसफुल. आई विल. जहाँ पे नो गिविंग अप, हर शोबे में, ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं है, हर शोबे में, हर जिंदगी में आपकी यू हैव टू बी फाइटिंग फॉर ए गुड हैप्पी लाइफ
with success. तो बहरहाल आखिरी सवाल That's my message to all the youngsters. बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया है, लेकिन हम आखिरी सवाल अपने हैदराबाद फरखंद बुनियाद के बारे में पूछेंगे। आपको कैसा लग रहा है तब का हैदराबाद और आज का हैदराबाद? जी देखिए, डेवलपमेंट्स होना ज़रूरी है। हर ग्लोबली, हर दुनिया में, हर स्टेट एनहांस, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, माइंड बॉगलिंग बोलते हैं टेक्नोलॉजी को। डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इनोवेशन होना है, न्यू कॉन्सेप्ट्स आना है, न्यू आइडियाज़ आना है। जैसे कि हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ट्रांसिस्टर और रेडियो था, कोई इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास। हमने वर्ल्ड कप जीता बगैर हेलमेट के, बगैर प्रॉपर इक्विपमेंट के। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो सहूलतें आजकल के खिलाड़ियों को मिल रही हैं, इसमें बेहद खुशी है मेरे को भी कि भाई इतने सहूलतें आ चुके हैं। हमारे को कोई बोला भी नहीं, मेरे इराक के क्रिकेटर्स ये जानना चाहिए, सारे ये युवा खिलाड़ी जो सुन रहे हैं मेरे को, कि इतने फैसिलिटीज़ आप लोग को आ चुके हैं, इतने बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ चुके हैं आपको। हमारे ज़माने में कोई बोलने वाला नहीं था कि भाई आपके पास ये टैलेंट है, आप अपने देश का नाम कमा सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बस यही सहूलतें हमारे ज़माने में और इस ज़माने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।